अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम दो ऐसे वाक़यात पे आपसे बात करेंगे जो बज़ाहिर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक है कि जी लाहौर का जो वलेंसिया टाउन का वो दिल दहला देने वाला सान्या, जिसमें एक ही घर से माँ और उसके 3 बच्चों की ज़हर खाने से जो हलाकत हुई है, वो मामला सामने आया। और पुलिस की तफ्तीश ने अब जो अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें जो इब्तदाई अंदाज़े हैं उससे हट कर कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर पेश की है। उस पर आपसे बात करेंगे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के जो DIG ऑपरेशंस हैं जवाद तारिक, उनकी 2 दिन पहले तब्दीली हुई है, उस पर भी बहुत ज़्यादा चेह गोइयाँ हो रही हैं और एक खिचड़ी सी बनी हुई है। और उस पर भी बात करते हैं क्योंकि उसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हाशिया आराई कह लें, ख्याल आराई कह लें, और जनवन हो रही है। बहरहाल पहले जो बात करते हैं जनाब, जो लाहौर का इंतहाई अफसोसनाक जो इंसिडेंट है, उस केस में जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। मैंने जब से ये केस हुआ है, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा आप उस पर बात करें। मैंने उस वक्त तक बात नहीं की जब तक केस की डायरेक्शन बिल्कुल वाज़ेह नहीं होगी। अच्छा, आपको पता है कि जब ये वाक़या हुआ तो ये जो ख़बर थी तशवीशनाक ख़बर मिलने के जब बाद ही जो लोग थे उनको नहीं अंदाज़ा था कि इस केस की हकीकत क्या निकलेगी। पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था। सोशल मीडिया पर फौरी तौर पे क्या सराहियाँ शुरू हो गई। किसी ने शोहर को ज़िम्मेदार करार दिया, किसी ने इसे घरेलू तनाज़े का नतीजा करार दिया, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद कोई बैरूनी शख्स घर में दाखिल हुआ होगा और उसने ये वारदात की होगी। और बहुत सारे लोगों ने तो इस पे व्लॉग्स भी कर दिए कि जी जैसे एक हतमी किस्म की चीज़ है कि जी जैसे खामदी है जी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस ऐसे केसेस में जो इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो पहला शक है वो घर के अफराद पे ही होता है। अब जितने घर के अफराद थे वो तो मर चुके थे, एक ही फ़र्द ज़िंदा था जो बच्चों का बाप था। तो इसीलिए पुलिस ने भी जब इब्तदाई तफ्तीश में, इब्तदाई मरहले में, वो जो बच्चों का वालिद है नासिर, उसी को हिरासत में लिया, उसी से पूछगिछ की। और चूँकि तफ्तीश का मकसद ही ये होता है कि हर मुमकिन जो पहलू है उसको एविडेंस की बुनियाद पर जांचा जाए। खैर, नासिर से कई घंटे पूछगिछ की गई और मगर पुलिस को कोई ऐसा, जैसा कहते हैं ना, काबिल एतमाद किस्म का कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर उसे इस जुर्म का मरकज़ी किरदार वो करार दे सकते। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी जो लीड्स थी उन पे काम किया। फोरेंसिक टीमों ने घर के जो मुख्तलिफ हिस्सों से फिंगरप्रिंट्स लिए, खाने पीने की अशिया ली कब्ज़े में, बर्तन लिए, कप लिए और आइसक्रीम का वो डब्बा, हत्ता कि कूड़ेदान में जो चीज़ें मौजूद थीं उन तक को कब्ज़े में लिया। यही फोरेंसिक का काम होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो है फोरेंसिक्स की जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो बहुत एडवांस कर हो चुकी है इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी। तो देखें, ये तो पता चल गया था कि ये सारी जो डेथ्स हैं ये जहर खुरानी की वजह से हुई हैं, मगर असल तो सवाल ये था ना कि ये जहर बच्चों तक पहुंचा कैसे? क्या किसी ने बाहर से आकर दिया? क्या खाने में मिलाया गया? वालिद ने दिया है जी, घर के अंदर किसी और शख्स ने दिया? तो इसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ ऐसे इर्द गिर्द के लोगों के बयानात भी सामने आए जिन्होंने जो है वो तफ्तीश करने वालों को एक तरह से उलझा दिया। एक मौका पर लोगों ने, जैसे सुनी सुनाई होती है ना, तो उस खातून जो हो चुकी है, मर चुकी है माँ, उसकी तरफ से मुबैना तौर पर ये अल्फाज भी बयान किए कि जी उसने ये कहा कि जी उसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। अब उस कौन है? अब पुलिस के लिए असल सवाल ये था कि इस जुमले में उससे मुराद कौन था? क्या वो शोहर था या कोई दूसरा शख्स था? चुनांचे इस एक जुमले को भी हतमी हकीकत इसकी समझने के लिए इसकी बाकायदा से तस्दीक की गई। ठीक है जी। फिर आती है CCTV फुटेज का मरहला। ज़ाहिर है इन चीज़ों में टाइम लगता है ना, कलेक्ट करते हैं उनकी, फिर देखा जाता है, उनको जांचा जाता है। और यहाँ से जो फिर केस की टाइम लाइन है वो काफ़ी हद तक
वाज़ेह हो जाती है। तो वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। तो जो दस्तयाब अभी मेरे पास मालूम वो हैं, मवाद है, मालूमात हैं, उसके मुताबिक ये होता है कि जो शाम है वकूआ वाले दिन तकरीबन 7 बजे, नहीं, 6 बजे वो निकलता है खामन जो है अपने घर से ग्रॉसरी लेने के लिए, और उसके बयान जो है वो सीसीटीवी के साथ मैच हो जाता है। और जो वो वापसी का टाइम बताता है कि जी 7:47 पे वो वापस आता है, वो भी कंफर्म हो जाता है। तो अब यानी उसकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है तफ्तीश वालों के सामने। अच्छा, वापस आने के बाद वो अपनी बीवी के साथ मिलकर जो ग्रोसरी का सामान है उसको वो घर के अंदर ले जाते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, इसी दौरान जो है, नासिर इसका नाम है, तो वो कहता है कि जी मुझे भी आइसक्रीम की ऑफ़र हुई वाइफ की तरफ से। तो मुबैना तौर पे उसने कहा कि उसे प्यास लगी हुई है, वो पहले पानी पिएगा, आइसक्रीम बाद में खाएगा, लिहाजा उसने कहा कि मेरी आइसक्रीम फ्रीज़र में रख दो। अच्छा, वो कहता है कि जब मैंने बच्चों के बारे में पूछा बीवी से, तो उसे बताया गया कि जो बच्चे हैं वो कज़न्स के साथ फ़िल्म देखने गए हुए हैं। लेकिन बाद में ज़ाहिर है वो सीसीटीवी फुटेज में तो कहीं नज़र नहीं आया ना जी बच्चों कहीं जाते होते हुए। बहरहाल फिर उसकी ये चीज़ें सारी कंफर्म होती गईं, लेकिन बाद में यही सवाल तफ्तीश का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया कि अगर बच्चे फ़िल्म देखने गए थे, अगर उसकी बात मान ली जाती औरत की, तो फिर वो घर के अंदर किस तरह इस हालत में पाए गए। तो पुलिस ने सिर्फ एक उस पे यानी एविडेंस पे जो है वो इन्हिसार नहीं किया। जो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल फ़ोन की जो मालूमात हैं, मेडिकल जो शवाहिद हैं और फ्रांसिक के जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर पूरी टाइमलाइन तैयार की गई। और पुलिस के मुताबिक इस टाइमलाइन से ये बात सामने आई कि जिस वक्त बच्चों को मुबैना तौर पर जहर दिया गया उस वक्त नासिर घर से बाहर था। अब ये चीज़ तो होगी क्लियर। उसके बाद जो फ्रांसिक शवाहिद हैं उन्होंने तफ्तीश को मज़ीद जो है ना वो आगे बढ़ाया। ख़ासकर जो कूड़ेदान से कैप्सूल्स मिले, खाली कैप्सूल्स या जो जिनमें बल्कि खाली तो नहीं थे, उनमें जहर पाया गया, ये सामने आया रिपोर्ट्स में। तो या खाली शेल्स थे, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। वो जो मिले उन पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मुबैना तौर पर उस वालदा के थे, खातून के। जी, अब मुझे कंफर्म हो गया कि वो खाली कैप्सूल शेल थे जो भी उसने इस्तेमाल करने चाहे होंगे कि उनमें वो भर दे वो सायानाइड जो जहर होता है। तो इसी तरह जो आइसक्रीम के जो मुतलका बर्तन थे वो भी जो प्यालियाँ थीं या प्याले थे उन पर भी जो फिंगरप्रिंट्स ज़्यादातर खातून के ही बताए गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब पुलिस हमारी इस हद तक भी वो सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं चीज़ें कि ऐसी चीज़ों से भी फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं जो बहुत ही यानी शीशे की तरह साफ़ होती हैं। फिर भी अब जो है ना तफ्तीश वो क्या सराइयों से निकल के तो साइंटिफिक चीज़ों पे चलनी शुरू हो चुकी थी। अच्छा, फिर आगे चल के जो मोबाइल फ़ोन है और डिजिटल जो बाकी शवाहिद हैं उनका मरला आया। कॉल डाटा हो गया, व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं और जो दीगर राब्ते हैं उनका जायज़ा लिया गया। तो उनमें हस्बैंड तो क्लियर हो गया। और इसी दौरान जो औरत के साथ पुलिस को मुबैना तौर पर एक ऐसे शख्स के राब्ते का सुराग मिला जिससे ख़ातून की बातचीत रही थी काफ़ी। और पुलिस के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस शख्स से जो मुतल्लिक व्हाट्सएप चैट्स जो सामने आई तो उस तक पुलिस ने रसाई हासिल की और उस मुलज़िम तक भी रसाई हासिल कर ली है। मैं जानबूझ के आपको नाम इसलिए नहीं बता रहा कि अभी ये तफ्तीश इंतहाई इब्तदाई मरहले में है। अभी ये क़यास करना कि ज़हर उसने भेजा, उसने पोस्ट किया वगैरह वगैरह, लेकिन अभी बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब जो हैं वो मिलने बाकी हैं कि ये जो ज़हर है ये किसने फ़राहम किया, जिस शख्स पे पुलिस को शुबा है चैट्स जिसके साथ हैं उसी ने किया या कोई और है, और जिस शख्स ने ये ज़हर उसको फ़राहम किया मुबैना तौर पे
उसे उसके इस्तेमाल और असल मंसूबे का इल्म था या नहीं। ये तमाम सवालात जो है ना नाजरीन, ये आएंगे इन्वेस्टिगेशन जब फाइनल हो जाए। मैं इधर आपको एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस की तफ्तीश है और जो अदालत का फ़ैसला है, ये भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस वक्त जो कुछ सामने आ रहा है ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हतमी मुजरिम कौन है, किसका कितना किरदार है, मैं इन मामलात में बड़ी एहतियात से काम लेता हूँ, क्योंकि जब तक अदालत से किसी पे जुर्म साबित नहीं हो जाता वो मुलजिम से मुजरिम नहीं बनता। तो ये फ़ैसला तो सारा जो है वो अदालत ने ही करना है। अच्छा, अब ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि ये जो खातून थीं ये पहले भी अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इन बातों को भी मुकम्मल तिबी और जो कानूनी तस्दीक मैं कह सकता हूँ उसके बगैर हतमी हकीकत के तौर पर हम नहीं पेश कर सकते। ये पूरा केस हमें एक और इंतहाई अहम सवाल की तरफ लेके जाता है कि जो हमारे माशरे में जो मेंटल हेल्थ का इशू है, जिसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि मेंटल हेल्थ के इशू को हम कितनी संजीदगी से लेते हैं। क्यों कि लोग अक्सर जो हैं वो इसको, अगर कोई शख्स जहनी दबाव का शिकार होता है वो उसको यहाँ पाकिस्तान में बीमारी ही नहीं समझते, उसे ना बर वक्त इलाज कराया जाता है और ना, क्योंकि वो जो बीमार होता है वो तो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, वो तो डिनाइल में होता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, इर्द गिर्द की जो फैमिली होती है, उसका ये काम होता है कि उसको प्रोफेशनल हेल्प उसको लेके दें, डॉक्टर के पास जो इस चीज़ का माहिर है वहाँ पहुँचाएँ और यूँ ये ज़िंदगियाँ या ज़िंदगी बच सके। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जी इस डिप्रेशन को या जो भी एक किस्म होती है ज़हनी बीमारी की, उसको घरेलू परेशानी कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि इंसानी अलमिया भी है। 3 मासूम बच्चों की जनाब जान चली गई और एक ख़ानदान बिखर गया, और एक जो ख़ानदान है और उसका समझें कि ख़त्म ही हो गया। अब वो पीछे बेचारा वो क्या करेगा। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन को तो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ही आगे बढ़ना है। अब आते हैं जनाब जो दूसरी ख़बर है या वाक़या है। मेरे बाज़ नाज़रीन कहते हैं आप वाक़या कहा करें, वाकई वाक़या है ये। इस्लामाबाद पुलिस में तब्दीली के मुतालिक है जी ये बात। उसमें हुआ क्या है कि 2 दिन पहले DIG ऑपरेशंस मोहम्मद जवाद तारिक साहब को DIG हेडक्वार्टर्स तैनात कर दिया गया और उनकी जगह जो आर्जी चार्ज है वो दिया गया है जनाब कैप्टन रिटायर्ड अली रज़ा साहब को, कि जब तक मुस्तकिल तैनाती नहीं की जाती किसी भी DIG ऑपरेशन की, तो ये जो हैं अली रज़ा साहब जो हैं ये होंगे जनाब DIG ऑपरेशंस। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि पहले मैं बता देता हूँ कि जो जवाद तारिक साहब हैं उनकी वो DIG ऑपरेशन से हटा के एक बेहतर पोस्टिंग पे लगाया गया है फॉर द टाइम बीइंग। अब आगे का नहीं मुझे पता, लेकिन जब ये जो पोस्टिंग है इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक किसी को होता है ना कि अनसेरेमोनियसली हटा दिया जाता है और कहीं खुदे लाइन नहीं। DIG हेडक्वार्टर की बहुत अच्छी पोस्टिंग है मेरे समझ के मुताबिक, इस्लामाबाद की हद तक। तो मेरा भी ये ख्याल है और बहुत सारे दूसरे जो पुलिस अफसरान जिनसे मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि ये जो थे जवाद तारिक, ये हायरार्की IG नीचे DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन। तो SSP ऑपरेशन और IG साहब जो है वो उनकी स्पीड और थी, तो ये बीच में ना इनको एक एक्स्ट्रा प्लेयर जैसे होता है ना 12वां खिलाड़ी के तौर पे शायद समझा जा रहा था, तो इसलिए इनको एक बेहतर जगह पे लगाकर इस पोस्ट से हटा दिया गया। सवाल उनकी पोस्टिंग का नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके से हो रही है, क्यों क्वेश्चन मार्क है इस डिसीजन मेकिंग पे। वो क्या है कि जनाब जवाद तारिक साहब के जो इनका जो तबादला है उससे जो सूरत हाल पैदा हुई है वो एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है, और उसने पुलिस के अंदर भी और सोशल मीडिया पर जो पुलिस का कमांड स्ट्रक्चर है और जो सीनियरिटी का जो मयारात हैं और जो ऑफिसर्स का जो मोरल है उसके हवाले से एक बड़ी अहम बहस छेड़ दी है।
कुछ लोग ये समझते हैं कि हालिया जो ये तबादला हुआ है, ये कोई किधर कश्मीर के लिए जुलूस निकला था F10 में, शायद उसको जनाब डिस्पर्स नहीं किया गया, इस वजह से जो है ना जवाद तारिक को हटाया गया। कुछ लोग इसकी और वजूहत बयान कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि जी DIG ऑपरेशन का अहदा, जैसे कि मैंने पहले कहा, शायद IG और SSP के दरमियान एक एक्स्ट्रा किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर बन गया था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कामों में फिर रखना आ जाता है ना, बीच में एक लेयर हो जो आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो किसी भी तरह से, आप समझ गए। तो लेकिन कोई मैं इसमें हतमी राय बिल्कुल मैं नहीं कहता कि ये इस तरह हुआ है, क्योंकि वजह कोई सरकारी तौर पे सामने आएगी तो मैं ये कह सकता हूँ। तो मैं इसको किसी वाक़े से नहीं जोड़ रहा, क्योंकि इनको DIG ऑपरेशंस को जो जवाद तारिक थे, ये पहले कोर्स पे जा रहे थे, उनको कोर्स से भी रोका गया, इनका तबादला कहीं और भी हो गया था FIA में, वो भी कैंसिल कराया गया। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो उसको अच्छा नहीं समझते होंगे IG साहब। मसला कोई जो था ना कि वो शायद SSP ऑपरेशन को कुछ दिक्कत आ रही होगी अपने कामों में, वो कहते होंगे जी वो तो मैं तो करना चाहता हूँ, वो ऊपर DIG साहब बैठे हैं जी, आप समझ रहे हैं, ये बात है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है उनको हटाना। मसला ये है कि अब जब चार्ज जिनको दिया गया है, जो अली रज़ा हैं, उनके पास वो जो हैं वो ग्रेड 18 के वो अफसर हैं और वो 44th कॉमन के अफसर हैं, और DIG ऑपरेशन के नीचे 2 SSP बल्कि 3 होते हैं, एक SSP ऑपरेशन, एक SSP इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा जो है वो SSP क्या कहते हैं CTD। तो मगर ये SSP इन्वेस्टिगेशन तो ग्रेड 19 के अफसर हैं। उस्मान तारिक जो हैं, उस्मान तारिक भट्ट, ये ग्रेड 19 के अफसर हैं। अब इन्हें यानी और जो अली रज़ा हैं वो ग्रेड 18 के अफसर हैं। अब जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें तो यही उसका मतलब था कि अब उस्मान तारिक भट्ट जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे जनाब अपने से एक जूनियर अफसर को जो 44th कॉमन के हैं और 18 ग्रेड के हैं। तो कहा यह जाता है, मैं किसी की भाई सीनियरिटी में कौन होता हूँ तय करने वाला, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशनल जो साइकोलॉजी होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक सीनियर अफसर के लिए ये सूरत हाल यकीनन बहुत तकलीफ़देह होती है, हो नहीं सकती है, होती है। हम खुद इन चीज़ों से गुजरे हैं और फिर हम हट गए, हमने अपनी पोस्टिंग्स छोड़ दी हैं कि एक जूनियर 3 बैच जूनियर एक अफसर जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर आपके ऊपर लगा दिया जाए, तो जो कमांड स्ट्रक्चर में यानी इतनी बड़ी एक तरह से तब्दीली कर दी जाए, तो फिर जो सीनियर अफसर है वो उसको जब रिपोर्ट करना पड़ेगा तो वो तो यानी समझेंगे उसके लिए ये मौत के बराबर ही समझे। मैं गलत लफ्ज़ शायद बहुत बड़ा जो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो अब भी वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये जो ट्विटर वगैरह पे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने IG साहब को गालबन मुबैना तौर पे फ़ोन किया और इस अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफ़ी का जिक्र भी किया, और उसके फ़ौरन बाद फिर पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया IG साहब ने। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हम तो फ़ोन में नहीं थे, ना हमको फ़ोन सुन सकते हैं या अगर उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन ये ज़बान ज़द-ए-आम ये चीज़ है कि उनको कोई ऐसा जवाब फिर मिला तो उनको जो है ना BP हाई हो गया, शूट कर गया, और उनको फिर इमरजेंसी में उनकी तस्वीरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। वो शायद इधर F10 में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका जो दिल वाला वार्ड है, पहले भी उनको तकलीफ़ हुई थी, उनको शायद वो हैं प्रोन है हाइपरटेंशन के, लेकिन क्यों ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिनसे एक 19 ग्रेड के अफसर को एक 18 ग्रेड के अफसर को रिपोर्ट करना पड़े। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिसको IG साहब ने यानी उनको देखना चाहिए था। और अब मुझे यानी अब ये वीडियो करते हुए मुझे एक और नोटिफिकेशन जनाब मिल गया है, और उसमें ये मेरी टीम ने मुझे बताया कि आज IG साहब ने उसको फिट करने की कोशिश की है, एडजस्ट करने की कोशिश की है कि उस्मान तारिक भट्ट को SSP इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया गया है और उन्हें AIG लॉजिस्टिक लगा दिया गया है, और जो AIG लॉजिस्टिक थे उनको
AIG ऑपरेशंस लगा दिया गया। तो ये एक तरह से जो इस चीज़ का उन्होंने अब मदावा ये किया है कि एक अच्छी पोस्टिंग से उसको उस्मान तारिक भट्ट को महरूम होना पड़ा है कि एक जूनियर की वजह से। तो ये क्लियर कट एक नज़र आता है कि इसमें एक पर्सन स्पेसिफिक ये ऑर्डर्स हुए हैं। SSP ऑपरेशंस को इंतहाई फुली कि जाओ जी तुसी मर्जी करो जनाब, जो जो काम भी करोगे लो जी, असी तो हुण SSP इन्वेस्टिगेशन नूं भी हटा देता है तो तुसी 18 ग्रेड विच ही जनाब तुसी 20 ग्रेड का काम करो। ये चीज़ें जो ये वाले हालात हैं ये महकमों में बहुत ज़्यादा बददिली पैदा करती हैं, ठीक है ना जी। और ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को जो इस काम में आते हैं वो उनको ज़हनी दबाव में ले जा सकती हैं। ऑलरेडी पहले ही उनके क्राइम का प्रेशर होता है, पब्लिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं, मीडिया का प्रेशर होता है। तो ये सब चीज़ों से लड़ते लड़ते जो है ना वो इंसान फिर उसका BP शूट करना एक नेचुरल सी बात है। अच्छा, उधर जो है मैं क्या कहता हूँ इनको, हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो कहते हैं जी कि जो सिस्टम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है जी। और गवर्नेंस का जो है वो इशू है। ये चंद दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी खिताब किया था जिससे पूरे मुल्क में इस वक्त जो बहस है वो बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो क्या मतलब है, नकवी साहब से कोई हम तो नहीं पूछ सकते लेकिन उनको पूछे ना कि उनके अपने नीचे जिसके वो इमीडिएट बॉस हैं इस्लामाबाद पुलिस में ये कुछ हो रहा है, जूनियर और सीनियर के मामले में ये सिस्टम चल रहा है। और उससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि तमाम जो अफसर हैं वो अपने से एक स्टेप ऊपर वाले ओहदे पे पहले ही काम कर रहे थे। मेरा ख्याल है ये स्वाए इस जो उस्मान तारिक भट्ट के जो 19 के थे और 19 की पोस्ट पे थे, बाकी सब ऊपर से नीचे तक अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और उसमें अब ये सोने पे सुहागा ये काम हुआ है कि चलो उन्होंने एडजस्ट किया है। अभी आज उन्होंने तीसरे दिन जो है वो एक नया नोटिफिकेशन निकाल के उस्मान तारिक भट्ट को फारिग ही कर दिया है कि चलो जी थोड़े SSP इन्वेस्टिगेशन रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नकवी साहब जो कहते हैं जी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और बुनियादी इस्लाहात के बगैर आने वाले बरसों में जो है वो काम नहीं चलेगा, तो अगर उसको इस्लामाबाद पुलिस में ये जारी जो ये मामला है या पहले से मामला जो उनके नीचे चल रहे हैं उसको देखा जाए तो सिर्फ जो है वो गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का नाम तो नहीं है ना, और ना सिर्फ नई पॉलिसियाँ बनाने का नाम है। गवर्नेंस का मतलब तो ये है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उनमें फ़ैसले कैसे किए जाते हैं, किसको कहाँ लगाया जाता है, किसको क्या इख्तियार दिया जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, क्या सीनियरिटी का कोई मैनी है, क्या परफॉर्मेंस का भी कोई वज़न है, क्या किसी अफसर को उसकी अहलियत की बुनियाद पर ज़िम्मेदारी मिलती है, और जब कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसकी जो इंस्टीट्यूशनल जस्टिफिकेशन है वो मौजूद होती है। ये असल गवर्नेंस है। नीचे तो ये काम हो रहा है। और बहरहाल उम्मीद है कि जनाब आप इनसे जो कंक्लूजन्स हैं वो मैं और भी चीज़ें मैं कह सकता था, मैं और नहीं अभी कहना चाहता। अपने आप को ठीक करें, इदारों को ठीक करें, जो सीनियर्स हैं उनको सीनियर जगह लगाएं, जो अहलियत पर काम होना चाहिए, ना कि पर्सन स्पेसिफिक जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स हैं। किसी एक जूनियर तरीन बंदे को जो है फैसिलिटेट करने के लिए सीनियर को पहले जलील किया गया, फिर उसको हटा दिया गया। तो ये चीज़ों को नकवी साहब जो है वो नोटिस लें खुद। यानी हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना कि वो नोटिस लें इन चीज़ों का। तो अपने जो इदारे हैं उनमें ये मैसेज दें कि जी हम तो बिल्कुल खड़े हैं इन असूलों पे, जिनकी वजह से जो वो कह रहे हैं कि जी पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो सिस्टम इन वजह से कोलैप्स करता है। मैं तो अपनी गुजारिशात कर चुका हूँ। और ये है कि जो मेरिट होता है, मेरिट की जो चीज़ें पैदावार होती हैं उन्हीं में देर पा होती हैं। वही जो बाकी चीज़ें होती हैं वो पसंद नापसंद पे जो पर्सनल जो चीज़ें
इस तरह चलती हैं वो कभी भी अच्छा फ्रूट नहीं देती, ठीक है ना जी। तो पुलिस जो है वो सिर्फ कोई दोस्त धांधली का नाम नहीं है, बल्कि जो इसका पुलिस फोर्स का जो असल एसेट है वो इसका जो कमांड स्ट्रक्चर है, वो इसके लोगों का जो डिसिप्लिन है और जो उनका कॉन्फिडेंस है वो होता है। और अगर आज की दोनों स्टोरीज़ को आप साथ मिला के देखेंगे तो जो बुनियादी वेलेंसिया टाउन में भी जो शक से निकल के जब एविडेंस आई है तो उसको फॉलो किया तो काम हुआ, और जो एविडेंस और ये चीज़ें जो हैं वो अच्छे अफसरान ही कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरीके से जो ये पुलिस में जो तबादले, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स, इनमें भी अगर आप असूल यही वाले अपनाएं, इसी तरह से अपनाएं कि सीनियरिटी को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, तो फिर किसी किस्म की जो बददिली है, किसी किस्म की आपकी हायरार्की में कोई गड़बड़ पैदा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो यकीन माने कि मायूसी की हद तक ये लगता है कि ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें और शेयर करें इसको जी, लाइक सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।